17 जून 2026 को जगदीशपुर में भरत तिवारी का पुलिस एनकाउंटर अब महज एक आपराधिक मामला नहीं रह गया, बल्कि ये मिशन 2027 के मुहाने पर खड़ी यूपी की राजनीति का सबसे ज्वलंत मुद्दा बन चुका है। सत्ता का सीधा नियम है, जो पूर्वांचल जीतता है वही लखनऊ पर राज करता है और पूर्वांचल के 125 विधानसभा सीटों की राजनीतिक धुरी उस ब्राह्मण मतदाता के इर्द गिर्द घूमती है जो आज भरत तिवारी की मौत के बाद खुद को सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक अस्मिता के सवाल से जोड़कर देख रहा है। समझने वाली बात यह है कि गंगा के इस पार और उस पार का इलाका यानी पूर्वांचल और पश्चिमी बिहार केवल एक भौगोलिक सीमा से नहीं बटे हैं। ये एक समान सामाजिक संरचना, भोजपुरी भाषा और रोटी बेटी के गहरे रिश्तों से आपस में गुंथे हुए हैं। जब भोजपुर में एक ब्राह्मण युवक की पुलिस की गोलियों से मौत होती है और उस पर फर्जी एनकाउंटर के गंभीर आरोप लगते हैं, तो उसका सीधा असर गाजीपुर, बलिया, चंदौली, वाराणसी और मऊ के स्वर्ण घरों में होता है। यही कारण है कि भरत तिवारी के गांव में न्याय की मांग को लेकर जुटी महापंचायत में उत्तर प्रदेश के 22 से ज्यादा जिलों के लोगों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। ये हुजूम सिर्फ संवेदनाओं का नहीं था, बल्कि ये उस उभरते हुए आक्रोश का प्रदर्शन था जिसे अब ब्राह्मण अस्मिता का नाम दिया जा रहा है। इस आक्रोश की टाइमलाइन और प्रशासनिक विफलता को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही वो बिंदु है जहां से सरकार के खिलाफ अविश्वास पनपा। 16 जून 2026 को शाहपुर थाने की पुलिस के सामने हथियार लहराने वाला भरत तिवारी अगले ही दिन 17 जून को सरेंडर करने के बावजूद पुलिस की 5 गोलियों का शिकार हो जाता है और पटना के पीएमसीएच में दम तोड़ देता है। शुरुआती दौर में पुलिस इसे आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताकर अपनी पीठ थपथपाती है, लेकिन जनता के भारी दबाव और इंटरनल जांच के बाद 20 जून को शाहपुर थाने के एसएचओ राजेश मालाकार समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करना पड़ता है। मामला तब और गंभीर हो जाता है जब 23 जून को भरत की मां आशा देवी की शिकायत पर उन्हें पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या की नामजद एफआईआर दर्ज होती है। राज्य मानवाधिकार आयोग से लेकर राष्ट्रपति सचिवालय तक मामले का संज्ञान लिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट से होते हुए लड़ाई हाई कोर्ट की दहलीज तक पहुंच जाती है। एनकाउंटर के 7 दिन बाद खुद पुलिस का बैकफुट पर आना और 27 जून की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 3 की जगह 5 गोलियां लगने का खुलासा होना इस बात की पुष्टि कर देता है कि दाल में सिर्फ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। अब सवाल उठता है कि बिहार पुलिस की इस कार्रवाई से उत्तर प्रदेश में बैठी भाजपा सरकार या संगठन को क्यों पसीने आ रहे हैं। इसका सीधा जवाब यूपी के चुनावी भूगोल और जनसांख्यिकी के कठोर आंकड़ों में छिपा है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में 125 सीटें पूर्वांचल में आती हैं। इस पूरे बेल्ट में ब्राह्मण मतदाताओं की हिस्सेदारी औसतन 10 से 14% के बीच मानी जाती है, लेकिन ब्राह्मण समाज को ओपिनियन मेकर माना जाता है। उत्तर प्रदेश का चुनावी इतिहास गवाह है कि जिस करवट ये 10% आबादी बैठती है, सत्ता का ऊंट उसी दिशा में चलता है। 2007 में मायावती ने जब सोशल इंजीनियरिंग का नारा दिया तो बीएसपी के 41 ब्राह्मण विधायक जीतकर सदन पहुंचे और बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 2012 में यही वोट बैंक खिसककर समाजवादी पार्टी की तरफ गया तो सपा के 21 ब्राह्मण विधायक जीते और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। 2017 और 22 में बीजेपी की प्रचंड लहर के पीछे भी इसी ब्राह्मण समाज का एकमुश्त 80% से ज्यादा का समर्थन था, जिसके दम पे बीजेपी के 46 ब्राह्मण विधायक चुने गए। बीजेपी के रणनीतिकार और ग्राउंड पर काम कर रहे सूत्र इस बात को भलीभांति समझते हैं कि इस समय पूर्वांचल की दर्जनों सीटों पर जीत हार का अंतर 5000 वोटों से भी कम का होता है। ऐसे में अगर भरत तिवारी एनकाउंटर के मुद्दे पे उपजा ब्राह्मण बनाम सरकार का नैरेटिव यूपी के स्वर्णों में घर कर गया तो ये बीजेपी के लिए 2027 में एक घातक डेंट साबित होगा। पुराने उदाहरणों पर नजर डालें तो जब पारंपरिक वोट बैंक ने खुद को सत्ता में उपेक्षित या प्रताड़ित महसूस किया, उसने खुलकर बगावत करने की बजाय वोटिंग के दिन घर बैठने या नोटा का विकल्प चुना है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा डर यही साइलेंट डैमेज है। लखनऊ की सड़कों पे ब्राह्मण संगठनों द्वारा निकाला गया कैंडल मार्च इस बात का स्पष्ट संकेत है कि ये आग अब सरहदों को पार कर सीधे सरकार के आंगन तक पहुंच चुकी है। इस सियासी शून्य को भरने के लिए विपक्ष ने भी अपनी गोटियां बिछानी शुरू कर दिया। घटना के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय का आरा पहुंचना कांग्रेस की उस सोची समझी रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वो 1990 के दशक से पहले आने वाले मूल स्वर्ण वोट बैंक को वापस लाने की कवायद कर रही है। अजय राय का वहां जाना उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को यह संदेश देना था कि मुश्किल वक्त में कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। कांग्रेस इस पूरे मामले को ब्राह्मण बनाम सत्ता का रूप देकर बीजेपी के हिंदुत्व वाले छाते में छेद करना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की इस मुद्दे पर साधी गई रणनीतिक चुप्पी अपने आप में एक बड़ा बयान है।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव बहुत सावधानी से अपने पीडीए गठबंधन को साध रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने भरत तिवारी के पक्ष में खुलकर बयान दिया तो उनका मूल बहुजन वोट बैंक छिटक सकता है, और अगर उन्होंने पुलिस कार्रवाई का समर्थन किया तो परशुराम की मूर्तियां लगवाकर ब्राह्मणों को रिझाने की उनकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। इसलिए सपा और बसपा दोनों ने इस स्वर्ण बनाम बहुजन की आग में दूर से हाथ सेकना ही मुनासिब समझा। जमीन पर इस मामले का प्रभाव बहुत तेजी से जातीय ध्रुवीकरण के रूप में सामने आ रहा है। सोशल मीडिया जो आज के समय में नैरेटिव सेट करने का सबसे बड़ा हथियार है, वह इस मामले ने पूरी तरह से ब्राह्मण बनाम बहुजन का रूप ले लिया है। एक तरफ भरत तिवारी के समर्थन में स्वर्ण संगठनों ने भोजपुर में महापंचायत की, इसके ठीक उलट बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार और उनकी पुलिस के समर्थन में कुशवाहा और अन्य बहुजन समाज ने जवाबी बहुजन महापंचायत का ऐलान कर दिया। हालांकि प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी, लेकिन सोशल मीडिया पे चल रहे हैशटैग पोस्टर वॉर और तीखी बयानबाजी ने समाज में एक गहरी खाई खोद दी है। एक्सपर्ट मानते हैं कि ये जातीय लामबंदी बीजेपी के उस हिंदू एकता के फॉर्मूले के लिए सबसे बड़ा खतरा है, जिसके दम पर वो चुनाव जीतती आई है। अगर हिंदू समाज अगड़े और पिछड़े के नाम पर सड़क पर आमने सामने आ गया तो बीजेपी का चुनावी गणित पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा। ये पूरा विवाद इस बात का भी सटीक उदाहरण है कि कैसे सिस्टम की एक छोटी सी चूक या अति उत्साह में किया गया कोई एनकाउंटर पूरे राज्य की राजनीतिक दिशा को मोड़ सकता है। भरत तिवारी कोई बहुत बड़ा माफिया, डॉन या संगठित गिरोह का सरगना नहीं था, लेकिन जिस तरह से उसे सरेंडर करने के बाद कथित तौर पे गोलियों से छलनी किया गया और फिर पुलिसिया कहानी में झोल नजर आने लगा, उसने रातों रात एक समुदाय विशेष के विक्टिमहुड का प्रतीक बना दिया। सरकारें अक्सर सोचती हैं कि सख्त पुलिसिंग से वो जनता में इकबाल कायम करेंगी, लेकिन जब वही कार्रवाई एक तरफा या पूर्वाग्रह से ग्रसित दिखने लगती है तो जनता का इकबाल बगावत में बदल जाता है। आज उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में हर चौक चौराहे, चाय की दुकानों और पंचायत भवनों में भोजपुर की ही चर्चा है। लोगों का सवाल सीधा है कि जब अपराधी ने हथियार डाल दिए थे तो 5 गोलियां मारने की क्या जरूरत थी। ये सवाल सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पुलिस व्यवस्था पर नहीं उठ रहा, बल्कि इसका जवाब उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण मतदाता अपनी राज्य सरकार से भी मौन रूप से मांग रहा है। आने वाले समय में अगर इस मामले की निष्पक्ष सीबीआई या उच्च स्तरीय न्यायिक जांच से सच सामने नहीं लाया गया और दोषियों को कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो ये तय मानिए कि भरत तिवारी के नाम की ये चिंगारी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कई राजनीतिक दिग्गजों के समीकरण जलाकर राख कर देगी। सत्ता पक्ष को ये समझना होगा कि जातियों के इस जटिल चक्रव्यूह में एक समुदाय की नाराजगी की कीमत अक्सर सत्ता से बेदखली के रूप में ही चुकानी पड़ती है।